हेलो दोस्तों, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस किए थे। हमने क्वांटम नंबर्स की बात की थी, जहाँ पे क्वांटम नंबर्स हम 4 पढ़े थे। मुख्य क्वांटम नंबर्स की बात की थी। उसके बाद में अपने पास में थी द्विगंशी क्वांटम नंबर थी। तीसरी जो अपने पास में थी चुंबकीय क्वांटम थी, और एक थी अपने पास में चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, अब देखो इसमें लास्ट जो पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विन्यास जब बढ़ते हैं तो उसके दौरान क्या है, रूल्स फॉलो होते हैं। उन रूल्स की बात करेंगे। ठीक है, और इस रूल्स के अंदर मैं पहले बात करूँगा पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है, जिसको बोलते हैं पाउली एक्सक्लूजन रूल कहेंगे। ठीक है, देखो पाउली का अपवर्जन नियम बोलता क्या है, तो ये कहता है कि जो चारों क्वांटम संख्या है, चारों क्वांटम संख्या कभी भी एक समान नहीं हो सकती। चारों क्वांटम संख्या कभी भी एक समान नहीं होगी, नहीं होगी। इसका मतलब अधिकतम क्वांटम संख्या कितनी समान हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, हमने 4 क्वांटम संख्या पढ़ी थी। n पढ़ा था, l पढ़ा था, m पढ़ा था, और एक ने पढ़ा था s पढ़ा था। ठीक है, अब देखो इसमें याद रखना कि जो ये चक्रण क्वांटम संख्या है, इस चक्रण क्वांटम संख्या के मैंने दो नाम बताए थे, सॉरी 2 वैल्यू बताई थी। एक तो +12 बताया था मैंने, दूसरा मैंने बोला था -12 बोला था। ठीक है, इसका मतलब ये अधिकतम कौन सी 3 हो सकती है, n l m का मान समान हो सकता है, लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। यदि एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें या तो एक का +12 होगा तो दूसरे का वहाँ पे क्या होगा, -12 है, या फिर उस इलेक्ट्रॉन का -12 है तो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे चक्रण क्या होता है, +12 होगा। मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, ये अपोजिट होते हैं। तो ये रूल तो कौन सा है, पाउली का। ठीक है, यहाँ पे देखो दूसरा रूल आता अपने पास में, सेकेंड रूल, हुंड का बाहुल्यता का नियम, बाहुल्यता का नियम। ठीक है, और ये नियम क्या बोलता है, ठीक है, कि मतलब इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग का मतलब है जोड़ा। ठीक है, वो हम तब तक नहीं बना सकते, पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते, ओके, नहीं कर सकते जब तक, नहीं कर सकते जब तक समान ऊर्जा वाले, जब तक समान ऊर्जा वाले कक्षक में समान इलेक्ट्रॉन ना भरे जाए। ये नियम कौन सा है, हुंड का रूल है। ठीक है, अब देखो ये कैसे काम करेगा उसकी मैं बात करता हूँ यहाँ पे। जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ नाइट्रोजन। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की। इसका परमाणु क्रमांक क्या है, इसका परमाणु क्रमांक है 7। ठीक है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होगी, 7 होगी। ठीक है, अब देखो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं तो हम पहले 1s2 के अंदर बढ़ते हैं। देखो s के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। क्यों, क्योंकि s के अंदर जो ऑर्बिट होता है वो ऑर्बिट भी कितना है, एक कक्षक होगा, और एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, एकदम 2। उसके बाद देखो ये आता है 2s2, तो 2s2 के अंदर s के अंदर यहाँ पे फिर से 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे देखो 2p3, क्या है, 2p3, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 4 3 7। ठीक है, अब मैं यहाँ से बात करता हूँ किसकी, पी को लेके चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो बोरॉन की बात करते हैं यहाँ पे। बोरॉन के अंदर पी, और पी के पास में 3, सॉरी बोरॉन नहीं, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की बात, नाइट्रोजन के अंदर 2p3 लिखा है मैंने। तो यहाँ पे पी के पास में 3 कक्षक होते हैं, पी अक्ष, पी वाई और पी जेड होगी। याद रखना इन तीनों की जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होती है, एक समान होती है, ऊर्जा एक समान है। ठीक है, इन तीनों को मैंने एक लाइन में रखा था। ठीक है, ये हमारे पास पी एक्स आ गया, ये हमारे पास पी वाई आ गया, ये हमारे पास पे क्या है, पी जेड हो गया। अब देखो इस पी एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2,
पी वाई में भी 2 और पी जेड में भी 2। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 2p3, मतलब पी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन, सॉरी पी उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल किया मैंने, ठीक है। अब देखो बचे कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये इसकी एनर्जी इन तीनों की एनर्जी यहाँ पे क्या है एक समान है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे क्या, नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया तो फिर नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और बच गया। अब हम यहाँ पे पेयरिंग फिर से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये ऑर्बिट अब यहाँ पे क्या है खाली है। अब हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और भर दिया, ठीक है। अब देखो जिन जिन की एनर्जी, ये तीनों की एनर्जी समान है, ठीक है। अब एनर्जी समान है, हमने सभी के अंदर क्या कर दी, यहाँ पे समान इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, फिल कर दिए, ठीक है। अब हम आपके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम पेयरिंग कर सकते हैं, अब हम जोड़ा बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक खास बात याद रखना, इनके चक्रण यहाँ पे याद रखना एक सेम चक्रण होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, किसकी बात करूँ, ऑक्सीजन की। देखो ऑक्सीजन के अंदर लास्ट में होता है 2p4, क्या है 2p4। अब ऑक्सीजन के अंदर क्या करोगे, जैसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो हमने भर दिए यहाँ पे। अब जो 4th इलेक्ट्रॉन आएगा, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है। अब देखो एक का चक्रण, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भरे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण यहाँ पे क्या है अपोजिट है, एक का +½ है तो दूसरे का यहाँ पे मान क्या है -½ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यदि मैं बोलूँ इसको, जैसे मैं नाइट्रोजन को लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ये नाइट्रोजन के अंदर हमने पढ़ा था 2p3। यदि मैंने यहाँ पे ये किया, एक इलेक्ट्रॉन ये फिल किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल किया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिया, ये सही है क्या, नहीं, याद रखना ये गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ से सबके अंदर पहले इक्वल इलेक्ट्रॉन हमने पेयर, मतलब इक्वल इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए, हमने इक्वल इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले हमने क्या कर दिया, वहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या है गलत है, ठीक है। यदि आपको ऐसा तरीका भी दे दिया जाए, ठीक है, अब ये सही है क्या, नहीं, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि देखो 2 का चक्रण यदि समान है तो इसमें तीसरे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे चक्रण इसने क्या दे रखा है, गलत, उल्टा दे रखा है, तो ये भी यहाँ पे क्या है गलत है। तो हमने हुंड का क्या बोला है, हुंड का नियम बोलता है कि आप किसी इलेक्ट्रॉन की, मतलब आप पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते हो जब तक समान ऊर्जा वाले कक्षक में समान इलेक्ट्रॉन ना भरे जाए, तब तक आप पेयरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद देखो पाउली का अपवर्जन नियम क्या बोलता है कि चारों क्वांटम संख्या कभी भी एक समान नहीं हो सकती, क्योंकि s का मान है या तो +½ होगा या फिर क्या होता है -½ होगा एक ऑर्बिट के अंदर। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ये आपने भरे, तो यहाँ पे याद रखना एक इलेक्ट्रॉन का तो +½ है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे s का मान कितना है -½ है, ठीक है। एक खास बात और याद रखना, यदि मैं एस मतलब जो अपनी स्पिन चक्रण क्वांटम संख्या की बात करूँ, तो याद रखना ये जो है ये श्रोडिंगर तरंग सिद्धांत से, याद रखना है तरंग सिद्धांत से इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, या फिर ये उससे रिलेटेड नहीं है। कौन सी, तो याद रखना चक्रण क्वांटम संख्या श्रोडिंगर तरंग सिद्धांत या श्रोडिंगर तरंग समीकरण से ये रिलेटेड संबंधित नहीं है, ठीक है। अब देखो ये 2 रूल तो हो गए। थर्ड जो रूल है उस रूल को हम डिस्कस करेंगे, है वो है आपके पास में ओप्पो का रूल। कौन सा है, ओप्पो का रूल। और ओप्पो रूल बोलता क्या है कि इलेक्ट्रॉन है उसको सबसे पहले हम उस ऑर्बिट, उस कक्षक के अंदर भरेंगे जिसकी एनर्जी क्या है कम है, ठीक है। उसके बाद में हम उस इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा वाले कक्षक के अंदर भरेंगे। तो ओप्पो का नियम किसके अकॉर्डिंग आता है, एनर्जी के अकॉर्डिंग आता है, और यही बोलता है कि इलेक्ट्रॉन है वो हम कम ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक की ओर क्या करते हैं, फील करते हैं, भरते हैं यहाँ से, ठीक है। तो जो थर्ड रूल है वह है हमारे पास में ओप्पो रूल, ओप्पो नियम, ठीक है। और ये किसको बताता है, ऊर्जा को, ठीक है, जैसे ऊर्जा पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा वाले कक्षक में पहले भरते हैं तथा
तथा बाद में उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में भरते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये ऊर्जा है, इस ऊर्जा को डिटरमाइन कैसे करेंगे, कैसे निर्धारित करेंगे, किसकी ऊर्जा ज़्यादा है, किसकी ऊर्जा कम है। तो यहाँ पे ऊर्जा का निर्धारण हम करते हैं N+L नियम के आधार पे। किसके आधार पे? N+L नियम के आधार पे। देखो N हमारे पास में मैंने बात की थी, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया होगा मुख्य क्वांटम संख्या। L का मान मैंने कल भी डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। S के लिए इसका मान 0 होता है, P के लिए हम 1 रखते हैं, उसके बाद D के लिए हम 2 रखते हैं, F के लिए यहाँ पे 3 रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यदि याद रखना N+L का मान ज़्यादा है, जिस कक्षक के लिए N+L का मान ज़्यादा है, याद रखना उसकी ऊर्जा क्या है? ज़्यादा। ठीक है, खास बात याद रखिए, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि N+L का मान कम है, ठीक है, इसका मतलब है वहाँ पे उस कक्षक की ऊर्जा क्या है? वहाँ पे कम है। क्या होगी? कम होगी। ये 2 पॉइंट तो आ गए। लेकिन देखो कभी कभार क्या हो जाए कि जैसे N+L का मान बराबर हो जाए, क्या हो जाए? बराबर का मतलब समान हो जाए, तो आप उसको कैसे डिसाइड करोगे कि उसकी ऊर्जा, किसकी ऊर्जा ज़्यादा है, किसकी ऊर्जा कम है? तो ऐसे केस के अंदर हम डिसाइड करेंगे किसके आधार पे? N के आधार पे। किसके आधार पे करें? हमें N के आधार पे। जब यदि समान हो जाए तो जिसके लिए N का मान ज़्यादा है उसकी ऊर्जा क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। और जिसका N का मान कम है तो याद रखा उसकी ऊर्जा वहाँ पे क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ये कब है? ये तब है जब N+L का मान क्या हो जाए? वहाँ पे समान हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, ठीक है, अपने पास में एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूँ 3D फॉरस, किसकी बात करूँ मैं? 3D एंड फॉरस की। अब देखो इसके लिए N+L का मान क्या है? जो ये पहले जो डाटा दे रखा है ये 3 है, ये 3 यहाँ पे क्या है? N का मान हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो D दे रखा है और आपको पता है कि L का मान 0 है तो उसके लिए S, यदि L का मान 1 है तो P, L का मान 2 है तो D, L का मान 3 है तो वहाँ पे कौन आएगा? F आ गया। अब यहाँ पे देखो D है तो L का मान यहाँ पे कितना है? 2, तो यहाँ पे L बराबर आ गया 2। ठीक है, तो N+L का मान यहाँ पे कितना हो गया आपके पास में? 3 प्लस में 2 बराबर कितना आ गया? 5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यदि मैं इसकी बात करूँ 4S की, ठीक है, तो यहाँ पे N बराबर कितना है? 4, और S के लिए L बराबर कितना है? 0, तो यहाँ पे N+L का मान कितना आ गया? 4 + 0 बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब बताओ यहाँ पे दोनों के अंदर ज़्यादा मान कौन सा है? 5 है। ठीक है, इसका मतलब है ऊर्जा ज़्यादा किसकी है? 3D की है। किसकी है? 3D की ऊर्जा ज़्यादा है। तो आप पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे किसके अंदर? तो यहाँ पे ऊर्जा कम किसकी है? 4S की ऊर्जा कम है, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 4S के अंदर, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन किसके अंदर भरा जाता है? 3D के अंदर भरा जाता है। अब देखो सपोज करो यही मैं बोल दूँ कि 3D है और यहाँ पे मैं लिख दूँ 5S। क्या लिखा है मैंने? 3D और 5S। यहाँ पे देखो इसका N+L का मान कितना है अपने पास में? 5 आया था। यहाँ पे देखो N+L का मान कितना है? N का मान 5 है, S के लिए L का मान है 0, यहाँ पे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो N+L का मान अब यहाँ पे दोनों के अंदर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अब ये कंडीशन कौन सी आ गई? N+L की मान जब इक्वल हो। अब देखो इसमें कैसे डिटरमाइन करोगे आप, कैसे वैल्यू निर्धारित करोगे कि किसकी ऊर्जा ज़्यादा किसकी ऊर्जा कम है? तो मैंने क्या बोला कि आपको ऐसे केस के अंदर देखना है N का मान। क्या देखोगे भी? N का मान देखोगे। अब यहाँ पे देखो N का मान कितना है? 3 है। यहाँ पे N का मान कितना है? 5 है। अब ज़्यादा कौन सा है? ये है 5 वाला। इसका मतलब 5S की ऊर्जा ज़्यादा है किससे? 3D से। किससे है? 3D से होगी। इसको मतलब यदि आप इलेक्ट्रॉन पहले फिल किसके अंदर करोगे? 3D के अंदर करोगे, उसके बाद में किस में जाएंगे? हम 5S के अंदर जाएंगे। तो हमने यहाँ पे रूल्स पढ़े, ठीक है। पहला हमने किसकी बात की थी? पाउली का अपवर्जन नियम की बात की थी, जहाँ पे क्या बोलता है कि चारों क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती। S का मान या तो +½ होगा या फिर क्या होगा?
माइनस हाफ है। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे क्या है, माइनस हाफ है। इसी टाइप से मैंने दूसरा कौन सा रूल बात की थी, हुंड का बात की थी। और हुंड का नियम क्या बोलता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग या जोड़ा तब तक नहीं बना सकते जब तक समान ऊर्जा वाले कक्षक में समान इलेक्ट्रॉन ना ही फिल करे जाए, भरे जाए। ठीक है। थर्ड जो नियम था वो अपने पास में कौन सा था, ओब्बो नियम। और ओब्बो नियम क्या बोलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में बढ़ते हैं जिसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। और ऊर्जा का निर्धारण हम किस आधार पे कर रहे हैं, n प्लस एल के आधार पे। जिसका n प्लस एल का मान ज़्यादा है उस कक्षक की ऊर्जा ज़्यादा है, और जिसका n प्लस एल का मान कम है उस कक्षक की ऊर्जा कम है। जब n प्लस एल का मान बराबर आ जाए तो ऐसे केस के अंदर आप किससे डिटरमाइन करोगे, आप n की वैल्यू के आधार पे उसको देखोगे। यदि n की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब उसकी ऊर्जा ज़्यादा है, n की वैल्यू कम है तो उसका मतलब उसकी ऊर्जा कम है। l की वैल्यू आपको ये चारों याद रखनी है। s के लिए 0 है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है, f के लिए कितनी है, 3 है। और यदि n की बात करूँ तो यदि ये जो पहले जो डाटा दिया हुआ है ये डाटा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये n को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया ये चैप्टर को। अब हम कुछ क्वेश्चन लेके के चलते हैं ताकि जो आपका चैप्टर है वो पूरा का पूरा एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है। और हमने यहाँ पे एटॉमिक के अंदर पढ़े क्या कहते हैं, तो हमने पढ़ा था यहाँ से डाल्टन सिद्धांत पढ़ा था, डाल्टन थ्योरी पढ़ी, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़ा था, फिर अलग अलग स्पीसीज समस्थानिक, समबारिक और सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ा। फिर हमने मॉडल्स की बात की, रदरफोर्ड की बात की थी, बोर मॉडल की बात की थी, सोमरफेल्ड की बात की थी, फिर हमने डी ब्रोगली सिद्धांत की बात की थी। उसके साथ साथ हमने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा, श्रोडिंगर की बात की थी, फिर हमने यहाँ पे क्वांटम संख्या की बात की, फिर इनके रूल्स की बात की। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्या का, निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्या का सेट संभव नहीं है, का सेट संभव नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखे जा चुके हैं। यहाँ से जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ ए। ठीक है। यहाँ पे मैं एन एल एम का मान लिख रहा हूँ, एन एल एम और एस लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 3 2 -2 एंड एस का मान है +½ सेकेंड यहाँ पे बी वो आपको दे रखा है 4 0 0, उसके बाद में -½ सेकेंड सी ऑप्शन यहाँ पे 3 2 -3, यहाँ पे +½ ठीक है। उसके बाद में डी ऑप्शन है वो आपके पास में 5 3 0 एंड -½ तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसमें से कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। और ये मैंने बताया था कि n का मान वो हमारे पास 1 2 3 4 5 हो सकता है। l का मान है वो कहाँ से 0 से लेकर n-1 तक होता है। फिर मैंने m का मान बोला था कि m का मान है वो -L से लेकर +L तक होगा, वहाँ पे इंक्लूड क्या होता है 0 वो भी होगा। ठीक है। s का मान है 2 होगी, या तो +½ होगा या फिर -½ होगा। यदि s का मान जहाँ पे भी 0 आ जाता है इसका मतलब वो पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि s का मान या तो +½ है या फिर क्या है -½ है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ठीक है। और इसके आंसर सेंड करने आपको। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रूबिडियम इसका परमाणु क्रमांक है 37। ठीक है। याद रखना ये एग्जाम में ना भी दिया हो तो फिर भी आपको याद रखना है 37 रूबिडियम के लिए उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा सेट सही है। ठीक
ठीक है। आपको क्वांटम नंबर्स में देखना कि कौन सा सेट उसका सही। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 0 0 प्लस हाफ, ऑप्शन नंबर 2 5 1 0 प्लस हाफ, ऑप्शन नंबर सी 5 1 1 प्लस हाफ, ऑप्शन नंबर डी 6 0 0 प्लस हाफ। मतलब आपको देखना है कौन से, मैं बात करूँगा एन की, एल की, एम की और एस की, और आपको किसके लिए पूछ रहा है, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब है उसकी अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। किसकी बात कर रहा है, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको पहले क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने के बाद में आपको लास्ट में इलेक्ट्रॉन देखना है कि कौन से उपकोष के अंदर है, कौन से कक्षा के अंदर आ रहा है, उसके बारे में वहाँ पे एन का मान रखना है, एल का मान आपको देखना है, एम का मान आपको देखना है, और एस का मान आपको पता है कि प्लस हाफ और क्या है, माइनस हाफ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। अधिकतम कक्षकों की संख्या क्या होगी, अधिकतम कक्षकों की संख्या क्या होगी यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान, यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 हो तो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16, ऑप्शन नंबर सेकंड 32, ऑप्शन नंबर थर्ड 4, ऑप्शन नंबर थर्ड में 4, ऑप्शन नंबर 4 में नन का मतलब है कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कि एक मोल CO2 के अणु में, एक मोल CO2 के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। एक मोल CO2 के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हैं। फर्स्ट ऑप्शन 22, सेकंड ऑप्शन 44, थर्ड ऑप्शन 32, फोर्थ ऑप्शन 88। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक ना। यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 हो तो L बराबर 3 के लिए कक्षकों की कुल संख्या होगी, तो n का मान यहाँ पे गिवन है 4, L का मान यहाँ पे गिवन है 3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 9। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स्थ क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन ऐसे है ना। यदि नाइट्रोजन के लिए प्रत्येक P उपकोष के कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो,
एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो यह किस नियम का पालन करता है। मतलब नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखा है वो पी उपकोष के अंदर हमने क्या रखा है, एक एक इलेक्ट्रॉन रखना है सभी के अंदर, ठीक है। तो ये किस नियम का पालन करता है, पहला हुंड नियम, ठीक है। सेकंड बी अपने पाउली नियम, ठीक है। ऑप्शन सी ऑफ बोरूल, ठीक है। और ऑप्शन डी अनिश्चितता का सिद्धांत, ये ऑप्शन नंबर 4 हो गए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक क्रिकेट बॉल जिसका द्रव्यमान 0.5 kg हो तो तथा उसका वेग 100 मीटर प्रति सेकंड हो तो इस गति से संबंधित तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा, वेवलेंथ का मान आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कहाँ से निकालोगे, डी ब्रोगली से, यहाँ से, ठीक है। इसके ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1/100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 6.6 × 10⁻³ मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1.32 × 10⁻35 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 6.6 × 10⁻28 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और यहाँ पे डी कक्षक के लिए कक्षकीय ऑर्बिटल कोणीय संवेग का मान क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मान क्या होगा, ठीक है। यह क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको डी के लिए निकालना है, √6h, बी √2h, सी 2√3h, ऑप्शन नंबर डी 0h, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बोला एन, एल तथा एम किसको रिप्रेजेंट प्रदर्शित करती है, ठीक है। आपको आंसर ये देना है, ठीक है। एन किसको रिप्रेजेंट करती है, जैसे हमने डिस्कस किया था ऊर्जा वगैरह के बारे में, ठीक है। एन किसको रिप्रेजेंट करती है उसके बारे में बताना, एम किसको रिप्रेजेंट करती है उसके बारे में डिस्कस करके लेके चलना। जैसे मैं ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ से, आकार, आकृति, अभिविन्यास, आकार, आकृति, अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर बी आकृति, आकार, अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर सी अभिविन्यास, आकृति, आकार, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10। क्या निम्न में से क्वांटम संख्या, निम्न में से क्वांटम संख्या का कौन सा समूह, क्वांटम संख्या का कौन सा समूह समान ऊर्जा रखता है, कौन सा समूह समान ऊर्जा रखता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे मैं n l यहाँ पे m रख रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन में n का मान यहाँ पे है 1 0 0, ऑप्शन बी में 2 0 0, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 2 1 1, यहाँ पे डी 3 2 0, फिर यहाँ पे ई 3, ऑप्शन 3 यहाँ पे 3, इसको ऐसे करना है, ऑप्शन यहाँ पे क्या है 3, फिर उसके बाद 2, फिर से 0। इनमें से आपको एनर्जी देखने की कौन सी एनर्जी किसके इक्वल है। यहाँ पे फर्स्ट है ए 1 and 2, बी के अंदर आप देखोगे 2 and 3, सी, ठीक है, सी में जैसे 3 and 4, डी में 4 and 5, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन के अंदर जैसे चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे सेम हो गई 4 and 1, ठीक है। आपके अंदर इस यहाँ से आपको 5 दे रखे हैं, इन पाँचों में से आपको देखना है कि किसकी एनर्जी सेम है, और इनमें से देखना है कि या 1 या 2 की एनर्जी सेम है, या फिर 2 and 3 की एनर्जी सेम है, या फिर 3 and 4 की एनर्जी सेम है, या फिर 4 and 5 की एनर्जी सेम है। तो आपको इसको निकालना, कैसे निकालोगे, तो एनर्जी आपको निकालना है n+l के आधार पे। तो हमारा यहाँ पे हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके, तो रिडक्स को कंप्लीट कर चुके, दूसरा हम परमाणु संरचना को हम कंप्लीट कर चुके। हमारा एक दूसरी साइड में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चला रहे हैं, जहाँ पे एल्कोहल हमारा चैप्टर चल रहा है। हम जो नेक्स्ट जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन को डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है इंपॉर्टेंट है। आप इन वीडियो को अच्छे से मतलब देखने के बाद इनके नोट्स बनाएं। हमारी कोशिश यही है कि आपको एग्जाम से पहले अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या हो, इम्पोर्टेंट हो।